हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो स्टार्च एवं नील की रहेगी। टेक्सटाइल हम जितना ही पढ़ते जा रहे हैं हर बार ये लगता है कि हालांकि ये तो एहसास मुझे भी है कि टॉपिक तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन ये होता है कि ना जहाँ से विशेष तौर पर प्रश्न आते हैं तो ये लगता है कि उतना करा देंगे तो टीजीटी पीजीटी के लिए इनफ हो जाता है। लेकिन बात आती है नेट का एग्ज़ाम भी जल्द ही होने वाला है, तो इस वजह से टॉपिक जो है ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं। प्रतिदिन रोज़ टॉपिक एक कराने के बाद एक नया टॉपिक तैयार हो जाता है, क्योंकि नेट में जो है हमारे ये सभी प्रश्न सभी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टीजीटी पीजीटी का तो एक लिमिटेड सिलेबस है और लिमिटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं। मान लो जैसे कि आज हमारा स्टार्च एवं नील का जो है क्लास होगा तो उसमें बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन नेट में हमें थोड़ा अंदर घुसना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आज हमारी जो स्टार्च एवं नील की क्लास रहेगी तो शुरू करते हैं क्लास को। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब आप पहली बार आए हैं तो मुझे उम्मीद है ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लास है आज किसकी, स्टार्च एवं नील की, क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, क्योंकि नील टॉपिक पढ़ाना था बेसिकली, पर नील बहुत छोटा टॉपिक है तो मैंने सोचा स्टार्च भी इसी के साथ लगता है तो क्यों ना दोनों को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो स्टार्च की पहले बात करेंगे क्योंकि कलफ देने से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टार्च का मतलब यहाँ पर यह है कि हम कलफ देने और माड़ लगाने की बात करेंगे। आप जानते हो जो भी सफ़ेद सूती वस्त्र होते हैं खास तौर से, या कॉटन के कोई भी वस्त्र होते हैं, मतलब सफ़ेद जो वस्त्र होते हैं उनमें तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन कॉटन का कोई भी वस्त्र होता है खास तौर से तो हम उसमें क्या करते हैं, कड़कपन लाने के लिए जो है या तो माड़ या कह सकते हैं हम स्टार्च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे इस क्लास में सबसे पहले स्टार्च की। देखो स्टार्च हमें है क्या, अगर पूछा जाए तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? एक कार्बोहाइड्रेट है, हम सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे वनस्पति जगत से भी ये प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से कार्बोहाइड्रेट, कहाँ, वनस्पति से प्राप्त होता है। तो जितने भी आपको स्टार्च आप पढ़ेंगे वो आपको वनस्पति जगत से विशेष तौर पर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है एक, और स्टार्च को हम इसको सेल्यूलोज भी कह सकते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। अच्छा, वनस्पति जगत में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें ये मिलता है? तो हमें ये जो प्राप्त होता है ये गेहूँ से भी मिलता है। गेहूँ का स्टार्च बड़े दाने का होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, मकई, ओके, मकई का स्टार्च हो गया। चावल का सूक्ष्म और छोटा स्टार्च होता है तो चावल भी स्टार्च का विशेष तौर पर चावल का स्टार्च लगाया जाता है। अब गेहूं का लगाया जाएगा तो इसमें मैदा भी आ जाएगी। ठीक है, शकरकंद का स्टार्च भी लगता है, शकरकंद। तो आप ये सारी चीज़ें भी नोट कर लें, बाई चांस ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। टैपियोका का स्टार्च लगता है, हम डीपली पढ़ेंगे अभी सारी चीज़ों के विषय में थोड़ा सा। टैपियोका, ओके, टैपियोका, अरारोट, अरारोट आप सभी जानते होंगे। ओके, अरारोट, और साथ ही साथ बात करते हैं साबूदाने का स्टार्च। ठीक है, साबूदाने का स्टार्च भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो है ना इसमें नमी थोड़ी कम होती है तो थोड़ा बस सूखा सूखा सा प्रतीत होता है। तो ये रही बात आज हमारी ये कि ये प्राप्त कहाँ कहाँ से हमें होता है, तो हमें जहाँ जहाँ से प्राप्त होता है वो चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली। अच्छा, जब हम क्या करते हैं इस स्टार्च को गर्म करते हैं, ओके, गर्म करते हैं जब ये ताप के संपर्क, और ताप के संपर्क में आने से पहले हम इसमें जल मिलाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें जो भी मान लो साबूदाना है, आटा है, किसी का भी हमने स्टार्च ले लिया या आटा ले लिया और क्या किया, उसको हमने पानी मिलाया और रख दिया, आग पर रख दिया, तो ये जब ताप के संपर्क में आता है तो पकने लगता है और फूल कर ये नर्म हो जाता है। जब ये नर्म होता है तो इसकी विशेषता पूछी जा सकती है, कैसा हो जाता है, तो ये खूब खिला खिला सा सफ़ेद और कह सकते हैं अल्प पारदर्शी, कैसा हो जाता है, सफ़ेद तथा अल्प पारदर्शी हो जाता है। भाई सफ़ेद तो वो पहले भी होगा क्योंकि ज़्यादातर आटे ये सफ़ेद होते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग सफ़ेदी आ जाती है और ये अल्प पारदर्शी दिखता है। ठीक है, पारदर्शी दिखता है। ओके, तो इतना आपको पता चल गया। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, इसको नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट में से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें वनस्पति से मिलता है। गेहूँ, मकई, चावल, साबूदाना, शकरकंद, टैपियोका, अरारोट, ये कुछ प्रकार हैं जहाँ जहाँ से जिसके हम कलफ लगाते हैं कपड़ों में। ठीक है, और ये पकने के बाद कैसे हो जाता है, ताप और जल के इस्तेमाल से कैसा हो जाता है, सफ़ेद तथा अल्प पारदर्शी हो जाता है। आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की, बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे क्योंकि ये प्रश्न बनता है प्रकाश संश्लेषण का, तो इसको हम अलग से तो पढ़ेंगे नहीं, या तो हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ लें इसको या फिर हम यहाँ पढ़ लें, कहीं ना कहीं तो पढ़ना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें होता क्या है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब CO2 लिख देती हूँ सीधे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, इसमें सबसे पहले क्या होता है आप जानते हैं, क्लोरोफिल होता है। कहाँ होता है क्लोरोफिल? हरी पत्तियों में होता है ना, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है हरी पत्तियों में। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, हमारे वातावरण में क्या चीज़ होती है, CO2 होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल सबसे पहले तो इस पर क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें। अब मान लो हमने यहाँ पर सूर्य बना दिया, ये क्या है, सूर्य, तो इस सूर्य क्या करेगा, इस पर अपनी किरणें डालेगा। तो जब ये किरणें अपनी डालेगा और क्लोरोफिल के साथ यहाँ पर जो वातावरण में आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, वायु से ले लेगा CO2 को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, प्लस और किसको लेगा, जो आपके यहाँ पर H2O होता है जमीन में, H2O जमीन में होने का मतलब ये H2O किसका सूत्र है, जल का सूत्र है।
ठीक है। तो ये जल को ले लेता है। अब इन पे क्या होता है, यही जो प्रक्रिया होती है, ये जो मिलकर जो कार्य करते हैं, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। क्योंकि ये जब सब मिल जाएंगे, क्लोरोफिल पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, फिर CO2 ले लेगा ये, और जब जमीन से क्या करेगा भाई, पेड़ों की जड़ों से क्या पानी आता है, तो जड़ों से क्या करा इसने, H2O ले लिया, ठीक है, जमीन से पानी ले लिया। अब ये क्या बनाएंगे, कार्बोज प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे, ये सब मिलकर, जो भी ये तत्व है ये सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 और प्लस उसका कार्बोज का। यही मिलकर क्या बन जाएगा आपका, यही आपका क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाएगा, या फिर आप कह सकते हो ऐसे ही आपके कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का निर्माण होता है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये रही आपका ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसका प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल हमारी हरी पत्तियों में होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब क्लोरोफिल पर पड़ती हैं तो ये वातावरण से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेता है, प्लस अपनी जड़ों, क्योंकि पेड़ की बात हो रही है ना, पेड़ों की पत्तियां होती हैं उन्हीं में तो क्लोरोफिल होता है, और उसकी जड़ें क्या करती हैं, नीचे से जमीन से पानी ले लेती हैं, जिसे हम H2O कहते हैं, और ये जब मिल जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, जिसके माध्यम से निर्माण किसका होता है, ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसे आप स्टार्च भी कह सकते हो, ठीक है। और यही क्या होता है, कलफ और नील भी कहलाएगा, ठीक है। तो सॉरी, कलफ कहलाएगा, नील नहीं, कलफ कहलाएगा, नील अलग विषय, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस था। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में कि कलफ देने से आखिर लाभ क्या है। तो लाभ हमें पता होने चाहिए, लाभ क्या फ़ायदे हैं, हम कपड़े को कलफ क्यों देते हैं। तो आप सभी जानते हो हम क्या करते हैं, जब कलफ दे देते हैं तो कैसे हो जाते हैं वस्त्र, मैं शॉर्टली लिखूंगी भाई, कड़े हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, कड़कपन हो जाता है। तो आप मतलब इनको आराम से जैसा चाहो वैसे मोड़ सकते हो, अपने फैशन के अनुसार उसे मोड़ सकते हो, जैसा चाहो आप आराम से इसको डीपली लिख लीजिए, पूरी सेंटेंस बनाकर लिख लीजिए कि वस्त्र कड़े हो जाते हैं, उनको अपने हिसाब से अपने आकार में मोड़ सकते हो, और आराम से इस पर जब इस्त्री कर दोगे तो ये उसी शेप में आ जाएंगे, ठीक है। इस्त्री करने से मतलब जो आप शेप चाह रहे हो कपड़े की, जैसी तह चाह रहे हो वैसी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल बढ़िया कपड़ा कड़क तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, इनमें क्या होती है, एक सतह सी बन जाती है। जब ये सतह भर जाती है तो क्या है, कपड़ा जो है आपका जो पारदर्शी सा झीना सा दिख रहा है वो चीज़ आपकी खत्म हो जाती है। दूसरी बात करें, धूल फिसल जाती है। जब मान लो कोई कपड़ा आपने कलफ क्यों दिया, वो झीना हो जाता है, उसमें छेद से दिखाई देते हैं, ठीक है, और मुलायम सा हो जाता है, कॉटन का कड़कपन ज़्यादातर चला जाता है जब उसका माड़ हट जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर कलफ लगा लेते हैं, जिससे इससे एक फ़ायदा होता है कि इसकी धूल जमती नहीं, धूल फिसल जाती है, ठीक है। तो धूल भी फिसल जाती है, बस जो है चिकना सुंदर दिखाई देता है, ओके। मतलब जल्दी कपड़े गंदे यहाँ पर नहीं होते हैं। दूसरी बात अगर करते हैं, जो भी यहाँ पर ताने बानों में जगह होती है, जिसका अभी हमने झीनापन की बात की, तो वो सेम ही चीज़ है। ताने बाने कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, तो जो ताने बाने के बीच में छेद है, जो आपको जगह दिख रही है, वहाँ पर स्टार्च के कण चले जाते हैं, वो छेद भर जाते हैं और वस्त्र जो है एक जैसा मतलब मुलायम दिखाई देता है, ठीक है। कड़े वस्त्रों से चुस्ती दिखाई देती है भाई। व्यक्ति अगर कड़क वस्त्र पहना है तो उसकी पर्सनालिटी अलग है, और ढीला ढाला लूज कपड़ा पहना है तो उसकी अलग पर्सनालिटी दिखेगी। तो कड़कपन भी जो आता है, कड़कपन से क्या होता है, शरीर में चुस्ती आती है। ये भी इसका पॉइंट है। आप लोग सोचोगे अरे कलप लगाने से शरीर की चुस्ती का क्या फायदा। आप जितने अच्छे कपड़े पहनोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े होकर चलोगे, और जितने आपने मुलायम लूज कपड़े पहने होंगे उतना आपको ये लगेगा कि अरे बिल्कुल ढीला ढाला शरीर, चुस्ती नहीं दिखेगी। ये भी सच है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, इससे जो वस्त्र होते हैं कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल नए प्रतीत होते हैं, और उनका जो पुरानापन है वो दूर यहाँ पर हो जाता है, चमक आ जाती है, उज्ज्वलता आ जाती है, ठीक है, उज्ज्वलता आ जाती है, ओके, उज्ज्वलता आ जाती है। मतलब और मतलब ज़्यादा जो मेन चीज़ें हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि आकर्षण बढ़ जाएगा, शरीर में चुस्ती आ जाएगी, नए प्रतीत होंगे, चमक आएगी, उज्ज्वलता आ जाएगी। आप आराम से इस्त्री करोगे तो जैसा चाहो कपड़े को मोड़ सकते हो, ये उसमें कड़कपन आ जाता है, धूल नहीं लगती, फिसल जाती है, ताने बाने में जो गैप होता है वो भर जाता है। बस एक सांस में हमने ये चीज़ें आपको बता दी। यही आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात आती है कि भाई कुछ हानियां भी होंगी, तो हानियां भी हम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर जब इतनी ज़्यादा हानियां होंगी तब तो फिर कलफ लगाने का फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा हानियां है, पढ़ लेते हैं। देखो, जब आप कलफ लगाते हो वस्त्र में, तो कलफ देने से, हालांकि आजकल तो बहुत सारी वस्त्रों पर प्रसज्जाएं कर दी जाती हैं जो ये चीज़ें नहीं होती, पर आप जानते हो ये जो कलफ होते हैं वो अनाजों से मिलते हैं, और अनाजों को खाने के लिए बहुत सारे कीट पतंगे जो है तैयार ही रहते हैं। तो इन पर क्या होता है, इनमें फफूंद लगने का डर रहता है, ठीक है। फफूंद है, जीवाणु है, मतलब जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, कीड़े हैं, ये इनको आकर्षित करते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत ज़्यादा इसकी हानियाँ नहीं है। दूसरी बात है, आप गर्मी के मौसम में पहनोगे तो इससे गर्मी और अधिक लगेगी, ठीक है, गर्मी अधिक लगती है।
ओके, गर्मी अधिक लगेगी, ओके, गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में, जिससे क्या होगा, आप जानते हो कड़ा वस्त्र हो जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, जहाँ बैठोगे वहीं पर कपड़े की जो क्रीज है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल वाली भी फिर चीज़ आ जाती है। सीधे सीधे चल रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जहाँ बैठोगे वहीं से सिकुड़ जाता है कपड़ा। दूसरी बात ये भी है कि जब कड़कपन है, हमेशा खड़े रहोगे तो शरीर को आराम भी नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या है, तीसरा पॉइंट ऐसे भी नोट कर सकते हो कि त्वचा को जो है ये कंफर्टेबल नहीं होता, तो जो कड़ापन होता है इसका त्वचा को कष्ट पहुंचाता है। तो बस ये 3-4 पॉइंट है, इसकी हानियां हैं। फफूंद, जीवाणु, कीड़े लग जाते हैं, गर्मी अधिक लगती है, हवा का क्योंकि आवागमन, गर्मी क्यों लगती है, हवा का आवागमन नहीं हो पाता, हवा का आवागमन नहीं हो पाता क्योंकि सारे छेद कपड़े के भर गए होते हैं, आवागमन नहीं हो पाता, ठीक है। तो त्वचा को कष्ट महसूस होता है। तो ये इसकी हानियां हैं। अब बात कर लेते हैं हम कुछ कलफ की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, चावल की, क्योंकि ये अच्छा माना जाता है तो चावल के ही स्टार्च की बात करेंगे, चावल की, ठीक है। ओके, तो चावल का जो अगर आपसे पूछा जाए स्टार्च कैसा होता है तो ये काफ़ी कण इसके सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म कण होते हैं इसके, मतलब सूक्ष्म मतलब काफ़ी महीन कण होते हैं इसके, और गेहूं से अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो गेहूं से इससे अच्छा होता है। गेहूं का जो स्टार्च होता है वो थोड़ा दानेदार होता है, मोटा होता है, तो ये जो होते हैं गेहूं से अच्छा होता है इसका स्टार्च। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, आपको मैं बता देती हूँ। देखो, कोई भी स्टार्च बनाने का लगभग सेम ही प्रोसेस रहेगा। जैसे कि आपने क्या किया, ठंडा पानी लिया, उसमें क्या किया, थोड़ा सा जो भी आपको, मान लो 2 कप आपने ठंडा पानी लिया, एक अनुपात होता है, और उसमें 2 टेबल चम्मच जो टेबल स्पून आता है उससे क्या है, आपने चावल है, मैदा है, उसको घोल लिया। अब आपने इसको आँच में पकाना स्टार्ट किया। क्रम वैसे पूछा नहीं जाना, लेकिन बता देती हूँ, थोड़ा पता होना चाहिए। अब आप इसको पकाते जाओगे, जब ये आँच के संपर्क में आएगा पकता जाएगा। और जब, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले ही आपको पानी में इसको घोल लेना है ठंडे में, जिससे आप इसको, और तुरंत चलाते भी रहना, उसको रोकना नहीं है, जिससे गांठें ना पड़ जाए। जब गुठलियाँ पड़ जाती है ना, तो फिर उसको तोड़ना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, वो जम जाती है। तो जब आप इनकी गुठलियों का ध्यान रखेंगे सब चीज़ को, तो वो एक कह सकते हैं गाढ़ा घोल आप पकाते रहोगे, आँच पे तैयार हो जाएगा। जब आप मतलब ये तैयार हो जाए उस समय फिर आप इसमें पानी मिलाओगे, क्योंकि उस समय थोड़ा पानी उसमें मिला हुआ होता है, वो वस्त्र पे चढ़ नहीं सकता है। फिर आपको बाद में पानी मिलाना है इसमें, इसको पकाने के बाद पानी मिलाना है इसमें, जितना पतला चाहो उतना पतला कर लो, और फिर उसमें क्या है, कपड़ा डाल दो। लगभग सारे स्टार्च इसी तरीके से लगेंगे कि पहले आप पानी में घोलोगे उन्हें, अपनी जो भी क्वांटिटी है उसको ध्यान में रखोगे, पानी में घोलोगे, उसको पकाओगे, बस गुठलियाँ ना पड़े इसका ध्यान रखना है। फिर उसे गैस से उतार दोगे और उसमें ठंडा पानी अपना आराम से जितना चाहिए उतना मिलाओगे, और फिर उसमें क्या है, कपड़ा डाल दोगे, और कुछ समय बाद उसको निचोड़ कर झाड़ कर आप सुखा दोगे, ठीक है। तो बस यही क्रम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। और अगर बात की जाए कि अगर आपने चावल का स्टार्च लगाना है तो चावल के स्टार्च में बोरिक पाउडर, ये पॉइंट ऐसे पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। बोरिक पाउडर हो गया आपका, साथ ही साथ प्लस मोम जिसे बैक्स कहते हैं, ठीक है, बैक्स जो होती है, इसको अगर आप मिला देते हो तो वस्त्र पर सबसे सर्वाधिक ताजगी, ठीक है, ताजगी, चमक व नवीनता आ जाती है, ठीक है, व नवीनता आ जाती है। तो ये हो गई बात चावल की, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसमें नवीनता आ जाती है, ठीक है, मतलब सूक्ष्म कण होते हैं, गेहूं से अच्छा होता है। बोरिक पाउडर और मोम अगर आप मिला देते हो उसके कलम में तो वस्त्र में और ज़्यादा ताजगी, चमक एवं नवीनता आ जाएगी, ठीक है। मकई का कलफ भी होता है, लेकिन ये वस्त्रों पर क्या है, खुरदरापन ला देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बस इतना पॉइंट याद कर लो, जो मकई का कलफ होता है उसमें क्या होते हैं, स्टार्च के कण बड़े होते हैं, जिस वजह से, और महंगा भी पड़ता, मतलब कड़े भी हैं और तब भी महंगा है, ओके, क्योंकि मकई महंगा मिलता है, और इसको चढ़ाने से वस्त्रों में खुरदरापन आ जाता है। तो बस मकई के विषय में इतना सा लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं अरारोट, क्योंकि अरारोट का कलफ भी लगाया जाता है, बहुत से लोग लगाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उनसे ही प्रश्न ज़्यादा बेसिकली मैं मानती हूँ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अरारोट की अगर हम बात करें तो ये भी मैदा से महंगा होता है भैया, मैदा से महंगा होता है। दूसरी बात ये याद रखो, ये क्या है, पौधे की एक जड़ होती है। सबसे ज़्यादा अच्छा प्रश्न यही बन सकता है कि अरारोट क्या है, जैसे आपके औषधि में प्रश्न बन जाते हैं ना, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अरारोट का जो हम कलफ लेते हैं, अरारोट की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो ये एक जड़ है, पेड़ों की जड़, मतलब जड़ों से भी आपको स्टार्च मिलता है, पेड़ों की जड़ है, ठीक है, पेड़ों की जड़ पेड़ों की, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ओके, आप सीधा सीधा लिख लो। आगे हम बात करते हैं आलू का कलफ, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए आलू का भी कलफ होता है, आलू का कलफ, आलू का कलफ, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है, कोड में प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कलफ हम किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आलू का कड़, इसके भी कण कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, कण कैसे होते हैं, बड़े कण होते हैं, बड़े कण का होता है, कण का होता है। और जब जब आप ये ध्यान रखिएगा, अगर बड़े कण है किसी चीज़ के तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आलू लोगों के घरों में मिल जाता है, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, मतलब श्रम और समय अधिक लगता है, श्रम व समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, ठीक है, ओके। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते नहीं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय अपना लगाएंगे नहीं, जो जो पूछे जाते हैं मैं उसकी बात करूँगी। खाली बात करते हैं टैपियोका की। टैपियोका ये कहाँ प्राप्त होता है, दक्षिण भारत में,
ठीक है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कई बार इसके इनसे एक प्रश्न निकल रहा है कि ये भाई मिलता कहाँ है, तो दक्षिण भारत में। तो ऐसा ही प्रश्न बन सकता है कि टेपियोका कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये दक्षिण भारत में मिलता है। भाई इसकी उपज अधिक है। ये किसकी तरह होता है, शकरकंद की तरह होता है। लेकिन शकरकंद क्या होती है, मीठी होती है। अब मीठा चीज़ लगा दोगे आप कपड़े में तो आप खुद ही नहीं पहन पाओगे। ओके, लेकिन ये मीठा नहीं होता है। ये दिखता है शकरकंद की तरह पर मीठा ये नहीं होता है। ठीक है, मीठा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कलप कैसे बनाया जाता है, जैसे आलू का। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मतलब ऐसे आलू बना मतलब आलू का कलप कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाने वाली एग्जाम में नहीं है, तो हम क्यों समय बर्बाद करें। ठीक है, अच्छा ये भी पता होना चाहिए आपको, अगर हम बात करें अंडे का भी कलप लगता है, अंडे की सफ़ेदी का भी कलप लगता है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि भाई अंडे का भी कलप लगता है, तो हाँ बिल्कुल अंडे की सफ़ेदी का, क्योंकि भाई हम भी आजकल कौन कलप घर में लगाता है, तो ज़्यादातर हम लोग बाहर ही काम करवा लेते हैं अगर कुछ ऐसे होते हैं। तो इस वजह से हमें ये भी नहीं पता होता कि कलप लगता किस किसका है। तो भाई अंडे का भी लगता है। कहाँ लगता है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये जो आपकी वर्दी होती है ना, वर्दी होती है सिपाहियों की, सिपाही व सैनिक की जो वर्दियाँ होती है उस पर लगाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिपाही प्लस सैनिक। ओके, सिपाही प्लस सैनिक की जो सैनिक की वर्दी पर लगाते हैं, क्या होता है इससे, वर्दी पर लगाने से होता क्या है, चमक बढ़ जाती है। ठीक है, कड़कपन आ जाता है, चमक प्लस कड़कपन आ जाता है, कड़कपन। ओके, क्लियर हुआ। जैसे कि आप जानते हो आपकी आरडी परेड होती है जो रिपब्लिक डे पे होती है, मतलब कोई विशेष परेड होती है तो उस समय विशेष तौर पर अंडे की सफ़ेदी लगाई जाती है। ओके, विशिष्ट परेडों पर ये लगाई जाती है। वैसे तो नॉर्मल जो आपके और कलप हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब कोई विशिष्ट परेड का आयोजन हो रहा हो जिसमें आप जानते हो राष्ट्रपति वगैरह या देश विदेश के लोग आते हैं, तो आपकी जो अंडे की सफ़ेदी वाला ही जो है ये कलप लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इसमें विशेष टर्म का प्रयोग किया गया है, सिपाही और सैनिकों के लिए ये यूज़ होता है। आगे हम बात करते हैं, गोंद का कलप भी होता है। गोंद का कलप, गोंद का कलप किस पर लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें एक विशेष टर्म है, उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका गोंद का कलप होता है ये गहरे रंग के सूती रेशमी, ठीक है, गहरे रंग के, तो ये टर्म नया मतलब अलग है, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। गहरे रंग के सूती भी हो सकते हैं, सूती भी हो सकते हैं, रेशमी भी हो सकते हैं, रेशमी, जरी युक्त जिसे ब्रॉकेट कहते हैं, जरी युक्त जिस पर जरी की कढ़ाई होती है। अच्छा, कल एक प्रश्न आया था कि जो चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश का है। बिल्कुल ये बात सही है, एग्जाम में जो है वो हिमाचल प्रदेश ही माना गया, और मैंने आपको शायद पढ़ाते समय ये बोला भी था कि ये बुक में जो है आपकी मंजू पाटनी नहीं रीना खनूजा की बुक में जो है पंजाब दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये कहा था आपसे, तो आपने शायद सुना नहीं, या शायद मैं बताना भूल गई क्या हुआ, पर मुझे तो ऐसा याद है मैंने बोला है, वीडियो तो मैं नहीं देख पाई। और कल कमेंट आया था कि हिमाचल प्रदेश का है, तो हाँ बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का, एग्जाम में हिमाचल प्रदेश ही माना जाता है, लेकिन मैंने ये कहा कि पंजाब जो दिया है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में तो क्या है, अगर रीना खनूजा से प्रश्न बना दिए तो वो पंजाब डाल देंगे, तो आप क्या करोगे, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं जरीयुक्त गहरे रंग के सूती कपड़े जो होते हैं, चाहे आपकी साड़ियाँ हो गई, चाहे आपके कोई भी सूट सलवार हो गए, आप उस पर ये कलप लगा सकते हो। ठीक है, माड़ या स्टार्च का प्रयोग इसमें किया जाता है। सॉरी, माड़ या स्टार्च का प्रयोग इनमें नहीं किया जाता है। गहरे रंग के जो सूती कपड़े होते हैं उनमें माड़ और स्टार्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे धब्बे, क्योंकि डार्क कलर है और ये सफ़ेद कलर के होते हैं तो इसके धब्बे दिखाई देंगे, इसलिए गोंद का कलप यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, और गोंद के कलप में जैसे गम अरेबिक वगैरह आते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपने अभी गोंद का कलप दिया, लेकिन फिर भी जैसे जो जरी की साड़ियाँ वगैरह हैं तो उनके अस्तर जो उनके किनारे होते हैं जिन्हें हम गोटे कहते हैं। ठीक है, अगर उन पर कोई मतलब नहीं सही से हो पाया है तो हम किसका कलप लगाते हैं, जिलेटिन का। ठीक है, तब हम जिलेटिन के कलप का प्रयोग करते हैं। ये जिलेटिन का अलग ही लिख लीजिए क्योंकि ये अलग ही है जिलेटिन। जो हमने अभी गोंद का कलप दिया, इसमें क्या हुआ, आपकी जो जरी की साड़ियाँ थी तो उनके जो कॉर्नर थे, ठीक है, कॉर्नर जो बॉर्डर होते, सॉरी बॉर्डर बोलते हैं, कॉर्नर होते हैं जो बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर पर मान लो उसमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई थी तो गोंद का कलप जो आपने लगाया वो काम नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में आप जिलेटिन का कलप वहाँ पर प्रयोग करोगे। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि जिलेटिन का कलप कहाँ लगाया जाता है, तो आप कह सकते हो जो रेशम उशम की साड़ियाँ या जरी की साड़ियाँ होती हैं जो कढ़ी हुई, उनके बॉर्डर पर प्रयोग करने के लिए हम करते हैं जिलेटिन का कलप प्रयोग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आजकल सबके कहते हैं ना सब्सटीट्यूट आ गए हैं, जैसे कि बात करते हैं स्टार्च का कलप हमें बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके कुछ सब्सटीट्यूट हैं जैसे कि जिन्हें हिंदी में अनुकल्प कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह आप मार्केट से भी कुछ चीज़ें ला सकते हो, जैसे कि बात करते हैं सब्सटीट्यूट डाल लीजिए आप लोग यहाँ पर, स्टार्च अनुकल्प, स्टार्च सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो ये जो सब्सटीट्यूट है इनकी अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे प्राकृतिक मतलब हम प्राकृतिक तौर पर नहीं स्टार्च लगा पा रहे हैं तो हम मार्केट से जैसे कैल्शियम एल्जीनेट आता है। ठीक है, कैल्शियम एल्जीनेट, तो ये प्रश्न बन सकता है भाई जो कुछ रासायनिक या फिर कृत्रिम स्टार्च के नाम बताइए। ठीक है, तो कैल्शियम एल्जीनेट,
प्लस बेरियम सल्फेट ये भी स्टार्च की जगह काम करता है, बेरियम सल्फेट। इनका आपको क्या करना है, गाढ़ा पेस्ट बनाना है, ठीक है, और कलप के रूप में जैसे आप अपने घर में कलप बनाते हो उस तरीके से कपड़े को कर लेना है। तो कैल्शियम एल्जीनेट और बेरियम सल्फेट क्या है, रासायनिक स्टार्च या फिर कृत्रिम स्टार्च है, ऐसे आप लिख लीजिए। ये क्या है, रासायनिक स्टार्च या फिर स्टार्च सब्सटीट्यूट है, या रासायनिक या फिर आप कृत्रिम स्टार्च भी मान सकते हो। ओके, तो आपसे अगर पूछे जाए कि रासायनिक और कृत्रिम स्टार्च किसे कहते हैं तो आप ये नाम बता सकते हो, ठीक है, स्टार्च हैं ये। ओके, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ तैयार अभी ये जो हमने बताया, इसके अलावा भी कुछ तैयार आते हैं, रेडीमेड स्टार्च भी आते हैं। तो उनको आपने क्या किया, बाजार से लाए और पाउडर होता है वो, वही स्टार्च पाउडर ही होता है। तो इसमें क्या है, 2-3 तरह के स्टार्च मिश्रित होते हैं। बस उस पर जो निर्देश लिखे हैं डब्बे पर उनको पढ़ो और आप घर में पकाओ, आराम से घोल के स्टार्च ईजिली लगा सकते हो। आपको घर में झंझट करना ही नहीं स्टार्च बनाने का, ठीक है। तीसरा एक रंगीन स्टार्च भी आता है। रंगीन स्टार्च का मतलब आपके सारे कपड़े वाइट ही थोड़ी ना होंगे, अलग अलग कलर की भी भाई साड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, तो फिर आपको रंगीन स्टार्च लगाना पड़ता है। तो रंगीन स्टार्च भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उन्हें भी लाकर लगा सकते हो, ठीक है। कलप देने की 2 विधियां हैं अगर आपसे पूछी जाए, एक है गर्म विधि और ठंडी विधि, ठीक है। कलप देने की विधियां बस आपको पता होनी चाहिए, 2 हैं, ठीक है। कलप की विधियां कितनी हैं, 2 हैं। नंबर 1 ठंडी विधि, बस ज़्यादा आपसे मुझे नहीं लगता इससे प्रश्न बनेगा, क्योंकि आज के समय में सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, तो ये काम घर में इतने होते नहीं, इसलिए प्रश्न भी ऐसे नहीं बनते, ठीक है। सॉरी, गर्म विधि, ठीक है, गर्म विधि। ओके, तो अब इतना ही, इसमें विशेष ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा नील, जिसकी डिमांड थी बहुत दिनों से। नील ब्लू की बात करते हैं, नील ब्लू। ओके, तो आई होप बहुत दिनों से डिमांडिंग क्लास थी पर हम नहीं ला पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब हम आज इस क्लास को लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है आप ये क्लास पूरी देखोगे। देखो, नील जो है प्रकृति से विशेष तौर पर प्राप्त होता है, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होता है विशेष तौर पर। प्रकृति में कहाँ से, एक तो आपको वनस्पति से मिल जाता है ये, ठीक है, वनस्पति से मिलता है, ओके। और दूसरा आपको ये मिल जाता है खनिज से, ठीक है, खनिज, ओके। और आजकल कृत्रिम विधि से जो कोलतार वगैरह से भी नील बनाते हैं, जैसे कि आपका एनिलिन जो नील होता है वो कोलतार से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वनस्पति और खनिज 2 जगह से प्रकृति में आपको प्राप्त होते हैं। किन पर हम लगाते हैं नील, अगर ये प्रश्न बन जाए कि हम नील का प्रयोग करते हैं किन वस्त्रों पे, तो आप सफेद जानते हो, ज़्यादातर सूती सफ़ेद वस्त्र, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र। प्लस हम बात कर सकते हैं सूती सफ़ेद के बाद, चाहे आपके टेरिकॉट है, मतलब कॉटन मिला हुआ हो, चाहे आपका टेरिकॉट हो, टेरिलिन प्लस कॉटन, ठीक है, ओके। अगर आपका टेरी वूल है, मतलब सूती मिला हुआ है और वो सफ़ेद रंग का है खास तौर से, ठीक है, तो हम, या फिर हल्के ब्लू कलर का कोई कपड़ा होता है तो उसमें भी ब्लूपन अगर कम हो रहा होता है उसका, तो हम उसमें प्रयोग कर लेते हैं नील का, ठीक है। बकाया और कलर पे हम नील का प्रयोग नहीं करते हैं कि किसी भी कपड़े पे लगा ले, तो ऐसा नहीं है, सफ़ेद रंग के वस्त्रों पर ही हम ज़्यादातर नील लगाते हैं। भाई नील लगाने के कारण कितने हैं, तो नील लगाने के मुख्यतः कितने, आपके 2 कारण हैं भाई, 2 कारण से हम नील लगाते हैं, 2 कारण से नील लगाते हैं। अब वो कारण क्या क्या है, नंबर 1, हम चाहते हैं जो हमारा वस्त्र है वो कैसा हो, एक सेकेंड, जो हमारा वस्त्र है उसमें क्या है, सफ़ेदी आ जाए, ओके, वो पीला पड़ गया है, सफ़ेदी के लिए लगाते हैं। दूसरा पॉइंट आप डालेंगे, वस्त्र पुनः नवीन दिखता है, पुनः नवीनता लाने के लिए, ठीक है, पुनः नवीनता लाने के लिए हम वस्त्रों पर नील का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। नील, अब क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं बुक्स में जो बहुत पुराने समय से, क्योंकि टाइपिंग हो चुकी है बुक में, जिनका अब हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बुक में दी हुई है, तो ये रहता है कि कहीं प्रश्न बन गया तो दिक्कत होगी। नील को कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में ज़्यादातर मतलब पिसा हुआ नील आता था पाउडर रूप में, तो उसकी पोटली बनाकर ये कहते थे, कब पानी में हिलाओ, जब तक जितना नीला चाहिए आपको पानी ना हो जाए तब तक उस पोटली को हिलाते रहो। मतलब सबसे सही तरीका होता था कि पोटली में डालकर आप नील को, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप पाउडर को पानी में डाल देते हो और वो सही से नहीं घुल पाता है, या फिर हाथ से घोलने में पाउडर जो होता है ना, कड़ उसके ऊपर ही बैठे रहते हैं, तो उसको घोलने में टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। तो इस वजह से जो अब ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न बन जाए तो आप ये कह सकते हो नील को पोटली के रूप में लगाना चाहिए, मतलब पोटली में बनाकर बांधकर आपको पानी में नील डालना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नील के प्रकार की, बस इतनी सी ही क्लास है, बस नील के प्रकार हो जाए, क्लास खत्म। नील के प्रकार, मुख्यतः आपके नील कितने हैं, 4 पूछे जाते हैं, मुख्यतः 4 ही बुक्स वगैरह में मिलते हैं। नंबर 1 कौन सा है, अल्ट्रामेरीन, ठीक है। अब पहले मैं बोल देती हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपको पहले पॉइंट टू पॉइंट क्लियर ही कर देती हूँ। सबसे पहले आता है अल्ट्रामरीन, दूसरा प्रेशियन नील होता है, तीसरा एनिलिन नील होता है और चौथा इंडिगो होता है। तो हम सबसे पहले अल्ट्रामरीन नील की बात कर लेते हैं, ठीक है। अल्ट्रामरीन जो नील है, मैंने ये हेडिंग डाल रखी है, यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ओके, यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। जो ये नील होती है सबसे अधिक, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नील प्रयोग होती है, तो ये प्रयोग सबसे अधिक होती है, ठीक है। भाई ये जरूरी नहीं कि सब नीलों में सबसे बेस्ट ही हो, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है, वो इसी का होता है। जैसे घर में हम आलू खाते हैं, आलू हम सभी जानते हैं हमारे लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन हमारे सबके घरों में
सबसे ज़्यादा आलू बनता है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर पूछा जाए कौन सी नील है तो आप आंसर करोगे वो आपकी अल्ट्रामरीन है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नील है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकप्रियता आपको पता चल गई। इसका कलर कैसा होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये जामुनी नीले रंग का नील होता है, जामुनी नीला रंग होता है इसका, समझ रहे हो, जामुनी नीला होता है, ये बिल्कुल नीला नहीं होता है, मतलब नीला एक कलर होता है लाइट, लेकिन आप जानते हो जामुन का जो कलर होता है वो हमारे नॉर्मल भाषा में कहते हैं काहिया नीला, काहिया मतलब बहुत ज़्यादा डार्क वाला नीला, तो ये जामुनी नीला कलर होता है। ठीक है, इससे क्या होती है, रेशों को भी कोई हानि नहीं होती है। निर्मित किससे होती है, ये खनिज तत्वों से निर्मित होती है। तो अभी हमने आपको बताया वनस्पति में खनिज तत्वों से मिलती है, और प्रकृति में खनिज तत्वों से मिलती है, वनस्पति से, तो वनस्पति से आप जानते हो इंडिगो नील मिलता है, और ये किससे मिलता है, खनिज तत्वों से प्राप्त होता है ये नील। ठीक है, खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। तो सारे डाउट्स क्लियर करिएगा आप। अल्ट्रामरीन किससे प्राप्त होता है, खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। इंडिगो किससे प्राप्त होता है, वनस्पति, क्योंकि पत्तियों से प्राप्त होता है। यहीं पे अभी हमने आपको बताया था एनिलिन नील किससे प्राप्त होता है, वो हमने बताया कोलतार से प्राप्त होता है। अब कोलतार से प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बनाया जा रहा है कृत्रिम रूप में। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को के डाउट्स को क्लियर, भले ही कुछ पॉइंट बुक में नहीं लिखे होते हैं पर अपने दिमाग से भी सोचने होते हैं। पर जो कोलतार से ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो कृत्रिम रूप में निर्मित की जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको सिंथेटिक कलर याद होंगे, कोलतार से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ चीज़ें बुक्स में क्लियर लिखी नहीं होती, लेकिन उन्हें हम अपने दिमाग से समझना होता है। ठीक है, तो खनिज, तो इसीलिए हम हर बार कहते हैं बुक्स पढ़ो भाई, क्यों कहते हैं, हम हर चीज़ नहीं समझा सकते। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके दिमाग से ही खुले तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर खनिज तत्वों से ये नील जो है आपकी निर्मित होती है। अब खनिज तत्वों में ये प्रश्न भी बना हुआ है, ऐसा नहीं ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि भाई कौन कौन से खनिज तत्व है जिससे आपकी ये नील प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो होती है सोडा एस, ये प्रश्न बना हुआ है, इसे नोट कर लीजिएगा। PYQ देखिए, सोडा एस प्लस बात करते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के बाद अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो लकड़ी का कोयला। ठीक है, प्लस लकड़ी का कोयला, मैं इधर लिख दूँ, कलर चेंज कर दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे, ये इसी का पॉइंट है। ठीक है, लकड़ी का कोयला प्लस बात करें किले, जैसे मिट्टी भी बोलते हैं, किले बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, किले द्वारा ये बनाया जाता है। क्या क्या चीज़ें, सोडा एस, ठीक है, सोडियम सल्फेट, लकड़ी का कोयला और मिट्टी का प्रयोग करके यहाँ पर जो है ये कलर बनाया जाता है। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इनको सबको क्या करते हैं, इन पदार्थ को गर्म करते हैं, फिर पीस लेते हैं। और ये एक चीज़ है इसमें, ये क्या होती है, अघुलनशील होती है नील। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसी होती है, ये अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है। अब आपको कि अघुलनशील होती है तो फिर भैया कैसे कपड़ों पे लगती है, ये अघुलनशील होती है इसीलिए जब आप इसको पानी में डालते हो ये तली में बैठ जाती है, लेकिन जब आपको कपड़े में लगाना हो तब आप एक बार पानी को पुनः हिला दें अच्छे से। जब आप पानी को हिला दोगे तो ये पानी में जैसे भी है घुल जाएंगे, भले इसके कण हों, लेकिन वो वस्तुओं पर ज़्यादा ठहरते नहीं है, इसलिए इसको मतलब कपड़ों पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भली भांति हिलाकर, क्योंकि अघुलनशील है, आप अच्छे से हिलाओगे नहीं तो वो जमीन पे बैठे रहेंगे और आपका नील सही से नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अघुलनशील होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या सीखा आपने अल्ट्रामरीन के विषय में, ये सबसे अधिक लोकप्रिय नील है। ये प्रश्न बना हुआ है कि सबसे अधिक लोकप्रिय नील कौन सा है, तो आपको अल्ट्रामरीन। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, रंग नहीं शायद पूछा गया है, लेकिन अब हो सकता है ये प्रश्न बन जाए कि इसका रंग कैसा होता है, तो जामुनी नीला होता है। ये भी नहीं पूछा गया है कि कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पूछा जा सकता है, अभी नया प्रश्न बन सकता है। तो खनिज तत्वों से प्राप्त होता है, ये भी पूछा गया है प्रश्न कि जो अल्ट्रामरीन नील है उसकी प्राप्ति किससे होती है, तो सोडा एस और सोडियम सल्फेट, यही दो ऑप्शन दिए थे। बकाया आपको याद रखना, लकड़ी का कोयला और मिट्टी का भी प्रयोग इसको बनाने में होता है। कैसी नील है, ये अघुलनशील नील है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे नील पर, प्रशियन नील, प्रशियन बोलते हैं इसको, प्रशियन। इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। प्रशियन नील क्या है, इसकी खोज जो होती है वो होती है 18वीं शताब्दी में। खोज कब हुई, खोज हुई 18वीं शताब्दी में। सर्वाधिक घुलनशील नील है ये, सर्वाधिक घुलनशील। ठीक है, सर्वाधिक घुलनशील नील है, घुलनशील नील है। ठीक है, नील है, लेकिन लोकप्रिय नहीं, लेकिन उतनी लोकप्रिय नहीं। भाई घुलनशील है तो क्यों नहीं लोकप्रिय है, तो लोकप्रिय नहीं है, लेकिन लोकप्रिय नहीं। क्यों नहीं है लोकप्रिय, क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं, लोहे के चूर्ण होते हैं। लोहे के चूर्णों में एक क्षमता होती है कि पानी में घुल तो जाते हैं, खूब अच्छे से फैल जाते हैं लोहे के चूर्ण के कण के कारण। चूर्ण के कण होते हैं, ये कण होते हैं। ओके, तो ये जो कण होते हैं घुल तो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जब ये घुल तो जाते हैं लेकिन ये जो है अपने धब्बे छोड़ने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि आपने थोड़ी भी नमी रह गई उन पर प्रेस कर दी, क्योंकि ये लोहे के कण है, तो उनसे इसके ब्राउन जो धब्बे होते हैं, लोहे वाला जो कलर होता है वो छूट जाएगा। ठीक है, तो लौ चूड़ के यहाँ पर धब्बे पड़ने का डर रहता है। इस वजह से जो है ये नील जो है आपकी कम प्रयोग की जाती है। अच्छा, ये जो नील है, लोहे के धब्बे होते हैं, आप लोहे को आप जानते हो क्या कहते हैं, आयरन सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके मिश्रण से बनाई जाती है, प्रश्न बन सकता है कि भाई किसके मिश्रण से बनती है ये नील। मिश्रण क्या किसका होता है भाई, ये प्रश्न बन सकता है। मिश्रण, और हो सकता है बना भी हो, नहीं ध्यान दिया हो, तो मिश्रण ये किसका होता है, आयरन सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट। आपको ये कलर दिख रहा है, मुझे तो दिखता भी नहीं कलर। आयरन सल्फेट प्लस आगे लिख देती हूँ मैं इसके पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम
पोटेशियम, कहाँ पर लिखूँ मैं, जगह नहीं हो रही, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इधर लिखा है देख लीजिएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ओके, तो किसके मिश्रण से ये नील तैयार होती है, आयरन सल्फेट प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड के मिश्रण से ये बनती है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। लोहे के चूर्ण इसमें होते हैं, क्योंकि आप फेरस आयरन सल्फेट और पढ़ ही रहे हो, तो ये क्या है, लोहे की कण है, घुल जाएंगे आसानी से, लेकिन फिर भी ये अधिक मतलब प्रचलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे दाग धब्बे पड़ने के इसमें डर रहते हैं। ओके, भूरे रंग के दाग भी पड़ जाते हैं, पानी एवं गर्मी की वजह से भी भूरे रंग के दाग इसमें पड़ जाते हैं लोहे के। क्लियर हुआ। अब हम आप पढ़ते हैं आगे तीसरी अपनी नील, एनिलिन नील, ये भी अच्छी मानी जाती है। एनिलिन नील की बात कर लेते हैं। जो एनिलिन नील होती है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये नील जो है कोलतार रंगों से निर्मित होती है, ठीक है। किससे, कोलतार से निर्मित होती है, कोलतार से निर्मित। कोलतार के रंग भी बनते हैं, आप जानते हो, तो कोलतार रंगों से ही ये निर्मित होती है, कोलतार रंगों से ये निर्मित होती है नीली, ध्यान रखिएगा, कोलतार रंगों से निर्मित रहती है। ये भी जल में क्या होती है, अधिक घुलनशील है, जल में। दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है, जल में अधिक घुलनशील, और हमें क्या चाहिए, नील में भाई घुलनशील होनी चाहिए, अधिक घुलनशील, ठीक है, घुलनशील। ओके, थोड़ा राइटिंग का कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन बहुत चिकनी हो जाती है तो उंगली फिसलती सी है। ओके, तो ये भी रीज़न है कि मतलब राइटिंग जो है उसका रीज़न ये भी है कि स्क्रीन कभी कभी बहुत चिकनी सी लगती है और उंगली अपने आप ऑटोमेटिकली फिसल रही है, ठीक है। तो इस नील की एक विशेषता है, जैसे और नील जितनी भी थी उनमें धब्बे उब्बे के गुण थे, बहुत चीज़ इसमें होती नहीं है। अगर ये नील बाई चांस तो कपड़े में ज़्यादा भी लग जाए तो आप इसको दूसरा साफ पानी लेकर उसको आराम से हटा भी सकते हो, ठीक है, कि मान लो नील ज़्यादा लग गया, आपने दूसरा पानी लिया साफ, उसमें पानी में धो दिया और ये नील आराम से हट जाएगा। लेकिन और नीलों में क्या है, अगर ज़्यादा लग गया तो वो जल्दी हटता नहीं, वो डार्क कलर बहुत ही गंदा लगता है नील का, ठीक है। तो ये रीजन इसमें एक चीज़ ये अच्छी होती है। इसमें कौन कौन से रंग मिलते हैं, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो बैंगनी एवं नीले दो रंगों में मिलता है, ये बैंगनी प्लस नीले रंग में, ठीक है, नीले रंग में ये उपस्थित होता है, रंग है ये, ठीक है, रंग में ये मिलता है। और ये अम्लीय, इसकी एक और गुण है, बहुत खास गुण है, अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों माध्यमों में ही घुल जाता है। तो ये एक ऐसा नील जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों माध्यम में ही घुल जाता है। वैसे तो हर तरह से ये नील सबसे बढ़िया होता है, लेकिन पता नहीं क्यों अल्ट्रा मैरीन को ये लिखा गया है कि सबसे अधिक लोकप्रिय नील है। ओके, लेकिन प्रयोग सबसे ज़्यादा इसका होता है, तो वो पता नहीं जब प्रयोग इसका हो रहा है तो वो लोकप्रिय क्यों है सबसे ज़्यादा भाई। लेकिन बुक में ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि सबसे अधिक उपयोग किस नील का होता है, सबसे अधिक प्रचलित नील कौन सा है, तो अल्ट्रा मैरीन आंसर माना गया है। लेकिन एक जगह शायद ऐसा भी प्रश्न बना हुआ है कि सर्वाधिक प्रयोग कौन सी नील होती है, तो यही वाला होता है। तो ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन आंसर में दिया गया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इसमें कौन सा प्रश्न ये मानेगा। लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल ये किया जाता है, ठीक है, सबसे अधिक इस्तेमाल क्यों, क्योंकि इसके सारे गुण बहुत अच्छे हैं। अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में घुल जा रहा है, बहुत अधिक घुलनशील है, दाग धब्बे नहीं छोड़ रहा है, ज़्यादा लग जाए तो आराम से आप छुटा सकते हो उसको, बैंगनी नीले दो रंगों में प्राप्त हो रहा है, कोलतार से निर्मित है। ओके, इतना बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंडिगो नील की। इंडिगो नील भाई वनस्पति से मिल रहा है। ओके, वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, किससे, पौधों की पत्तियों से निर्मित है। इंडिगो क्या है, एक पेड़ होता है, ठीक है, इंडिगो पौधों की पत्तियों से प्राप्त, ठीक है, इंडिगो पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है, वही वनस्पति स्रोत लिख लो भैया, भूल ना जाओ, इसलिए वनस्पति स्रोत से प्राप्त। ओके, वनस्पति स्रोत से ये प्राप्त होता है। ये जो होती है, जो कृत्रिम नील हमारे जो होते हैं, सभी हमने बताया, कोलतार नील जो होता है, तो एनिलिन, तो इससे क्या ये महंगा होता है, ठीक है, ये महंगा होता है भाई, अब महंगा है। ओके, और इसका रंग भी हल्का होता है, इस वजह से ये जो है कम लोकप्रिय है, रंग भी हल्का होता है भाई, जो नीला रंग होना चाहिए वो वाला नहीं होता, इसका नील हल्का होता है, थोड़ा मंद वाला होता है, मंद। अब कपड़े में लगाओ, चमक भी ना आए तो फिर फायदा क्या है, ठीक है, तो ये मंद होता है और ये महंगा भी होता है। ओके, ये याद रखना है आपको, इस वजह से ये कम लोकप्रिय है। तो ये इंडिगो नील कैसा है, कम लोकप्रिय, ठीक है, कम लोकप्रिय। तो ये हो गई आपकी नील की बात। बकाया नील लगाना तो सभी जानते हो ना, इसमें ये भी बताना भाई पानी में अच्छे से खंगाल लो, जिससे क्या उसके गांठे वाँठे ना रह जाएँ, और कपड़ा डालने से पहले भी उसको चला लो, जिससे कि उसके दाग धब्बे ना लगें। और सूती सफ़ेद वस्त्रों पर इसका प्रयोग होता है, बकाया ज़्यादा और किसी वस्त्रों पर नील का प्रयोग होता नहीं है। तो ये सभी को पता है ये चीज़ें, इसमें बताने वाली कोई चीज़ ऐसी है नहीं। तो स्टार्ट मतलब क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।